थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था हमारा, और पिछले क्लास तक हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पढ़ लिया था। एंट्रोपी हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि फ्री एनर्जी टॉपिक का हिस्सा होता है। फ्री एनर्जी में दो एनर्जी आता है, एक गिब्स फ्री एनर्जी, दूसरा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसमें से गिब्स हम लोगों को पढ़ना है, हेल्महोल्ट्ज हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, सिचुएशन क्या है कि अब तक जब हमें ये पता करना था कि कोई भी प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हमको डेल्टा एच टोटल निकालना पड़ता था। टोटल का मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, सिस्टम का अलग, सराउंडिंग का अलग, और दोनों को निकाल के जोड़ना पड़ता था। और जो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज आया, अगर वो पॉजिटिव होता था तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहे इरिवर्सिबल था, अगर वो जीरो आता था तो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल चाहे इक्विलिब्रियम पे था, और अगर वो लेस देन जीरो आता है तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल प्रोसेस होगा। लेकिन जब भी तुम यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालते हो, टोटल एंट्रोपी चेंज निकालते हो, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। हमें सिस्टम का एंट्रोपी चेंज अलग निकालना पड़ता है, सराउंडिंग का अलग निकालना पड़ता है, और उसमें भी अगर इरिवर्सिबल आ गया तो हम लोगों को सेम स्टेट के बीच में एक रिवर्सिबल एस्यूम करके निकालना पड़ता है। तो हमने सोचा कि इतना मुश्किल है तो क्यों ना हमारे पास एक ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जिसके सहारे हम सिस्टम पे ही काम करें और हमारा स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी निकल के चला है। कहने का मतलब हमारा डेल्टा एस यूनिवर्स चाहे डेल्टा एस टोटल जो है वो सिस्टम के ही किसी फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट हो जाए। तो यहीं पे हमने इंट्रोड्यूस किया गिब्स फ्री एनर्जी को। कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या बोला जाए, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए हमें यूनिवर्स का टोटल एंट्रोपी चेंज चाहिए था, जो कि बहुत मुश्किल था निकालना। तो उस मुश्किल से बचने के लिए हमने एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम होता है गिब्स फ्री एनर्जी, और इसके सहारे तुम चाहो तो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को सिस्टम के डेटा के सहारे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखेंगे बाद में। फिलहाल ये हेडिंग दो गिब्स फ्री एनर्जी, और हम थ्योरेटिकल पॉइंट अभी लिख देते हैं, उसको तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या लिखे हैं, समझा देते हैं। स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इज मेनली डिपेंडेंट ऑन डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। सही है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। बट इट इज लगा देना, बट इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा एस टोटल। इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। रीजन, सिस्टम अलग निकालो, सराउंडिंग अलग निकालो, फिर दोनों में बहुत सारा एजम्पशन भी था, उससे निकल के आता है दोनों। तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आर इंट्रोड्यूस्ड। न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, एक से ज्यादा फंक्शन है, कॉल्ड फ्री एनर्जीज। फ्री एनर्जी जिसको बोलते हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, दो तरह का होता है। ठीक है, विच देमसेल्व्स कैरी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस टोटल विद इन द सिस्टम। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है फ्री एनर्जी जिसका जो भी वैल्यू होगा सिस्टम का, सिस्टम से रिलेटेड, उसी में हमारा डेल्टा एस टोटल जो है इंक्लूड हो जाएगा। कैसे इंक्लूड होगा देखेंगे। तो एक बात बताओ, फ्री एनर्जी को रफली, फ्री एनर्जी जो होता है वो अवेलेबल एनर्जी भी होता है। फ्री एनर्जी चाहे अवेलेबल एनर्जी बराबर होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में से अगर तुम अनअवेलेबल एनर्जी को माइनस कर दोगे, ठीक है, टोटल एनर्जी में से वह एनर्जी जो वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है, चाहे अनअवेलेबल है, उसको माइनस कर दोगे तो अवेलेबल चाहे फ्री एनर्जी निकल के आ जाएगा। ये एक रफ तरीका समझाने का है, एक्चुअल डेरिवेशन इस तरीके से नहीं होता है। हम सीधे लिखेंगे डिफाइन किस तरह से होता है। इंथैल्पी इज डिफाइंड एज H बराबर U प्लस PV, पढ़े थे कभी, तो वहां से शुरू होता है। लेकिन तुमको याद रहे इसलिए हम रफ तरीके से तुमको समझा देते हैं कि कहां से ये फ्री एनर्जी इंट्रोड्यूस हुआ। तो देखो एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी क्या था, Q, कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV, कांस्टेंट प्रेशर पे QP, और QV था इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड और QP था इंथैल्पी से रिलेटेड। तो यहां जो हम लिखने जा रहे हैं, टोटल एनर्जी को Q से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि E से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, रटने के लिए बता रहे हैं, यहां दिमाग मत लगाना कि कैसे हो रहा है, हम बस बता रहे हैं कि टोटल एनर्जी को E और H समझना। अनअवेलेबल एनर्जी, तो याद करो एंट्रोपी को जब हम डिफाइन किए थे तो बताए थे कि एंट्रोपी मेजरमेंट होता है अनअवेलेबल एनर्जी का, और एंट्रोपी होता क्या है, ds बराबर आया था dq रिवर्सिबल बाई t। और इसमें एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, किससे रिलेटेड है एनर्जी, तो हीट से रिलेटेड है, Q से। तो यहां से अगर तुम लिखोगे dq बराबर, और dq बराबर आ जाएगा TdS, लेकिन यहाँ पे dq नहीं है, सिंपली अनअवेलेबल एनर्जी है। तो हम लोग ये जो अनअवेलेबल एनर्जी होता है
उसको हम T इंटू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से याद रखना ds अनअवेलेबल एनर्जी का मेजरमेंट था, तो dq बराबर आ गया TdS। तो अगर अनअवेलेबल एनर्जी को रिप्लेस करोगे तो किसे रिप्लेस करोगे? TA से रिप्लेस करोगे। फिर से बोल रहे हैं, ये एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है, बस ये रटने का एक तरीका है। ठीक है, अनअवेलेबल एनर्जी को इंट्रॉपी के फॉर्मूले से याद रखना कि इस तरह से रिप्लेस किया जाता है T इंटू एस से, क्योंकि ये इंट्रॉपी से रिलेटेड है ना। तो ds वाले में dq बाई टी कर दिए, q हमारा एनर्जी से रिलेटेड, q हमारा एनर्जी का डायमेंशन देगा, तो यहां से q अगर निकालोगे तो ts के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। टोटल एनर्जी E चाहे s से रिप्रेजेंट करो, अनअवेलेबल एनर्जी को ts लिखो। तो देखो, तो यहां से दो फॉर्मूला फिर जनरेट हो सकता है। कौन कौन सा? एक आया कि अगर हम E माइनस ts लिखें, E माइनस ts, तो E माइनस ts फॉर्मूले से जो फिजिकल क्वांटिटी आता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और A होता है हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर तुम इंटरनल एनर्जी E के जगह पे H को रखते हो, इंथैल्पी को अगर टोटल एनर्जी की जगह रिप्रेजेंट करते हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? H माइनस ts, और यही हमारा होता है G के बराबर, जिसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि हमारे सिलेबस में है, जो कि हमें पढ़ना है। और यहां से लेकर यहां तक जो भी बताएं सब फिजूल है, बस समझाने का तरीका, रखने का तरीका, ताकि तुम भूलो नहीं। रियलिटी में तुमको यहां से याद रखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज G बराबर H माइनस ts। तो यहां तक हो गया बच्चों। तो ऑल्दो हेल्महोल्ट्ज हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा डिस्कशन होता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, जब भी आए, है ना, तो उसको हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। जो उसका लास्ट में कंक्लूजन आएगा उसको बस आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये इतना पहले नोट कर लो। ये सब साइड में नोट करना, थियरी का हिस्सा नहीं है, साइड में, चाहे नोट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये सब नोट लेकिन करोगे, ये पूरा यहां तक नोट करो। देखो बच्चों, तो छोटा सा डिस्कशन हम लोग बीच में बॉक्स बना के लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है गिब्स का हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को देख लेते हैं। ठीक है, एक और चीज लिख देना साइड में, वहीं पे जो वहां तक लिखे थे ना उसके बाद में लिख देना, है ना, एरो देकर नीचे में लिख देना गिब्स ही नहीं, दोनों का दोनों, फ्री एनर्जीज आर स्टेट फंक्शंस एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। लेकिन मोलर लगा दोगे तो मोलर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चाहे मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये इंटेंसिव हो जाएगा। बट मोलर फ्री एनर्जी, चाहे वो हेल्महोल्ट्ज रहे चाहे वो गिब्स रहे, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसको नीचे नोट कर लेना। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, तो ए बराबर क्या था? E माइनस ts। E हमारा इंटरनल एनर्जी है, चाहे इसको हम U से भी रिप्रेजेंट करते थे। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगा dA बराबर dE माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ts को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा TdS माइनस SdT, और ये DE चाहे DU फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से बन जाएगा dQ प्लस dW माइनस TdS माइनस SdT। अब देखो तो बच्चों, ds बराबर क्या होता है? dq रिवर्सिबल बाई t। कहने का मतलब dq रिवर्सिबल को तुम लिख सकते हो tds के बराबर, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो dq को जब तुम रखोगे tds, तो यहाँ जो माइनस tds है उससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? dw माइनस sdt। लेकिन ये कब आया? जब प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल रहेगा तब। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लें, अगर हम लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे dt 0 हो जाएगा, तो एक सेकंड टर्म गायब हो गया, तो बच जाएगा dA बराबर dW। ठीक है, चाहे इसी को और क्या लिख सकते हो, डेल A एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर डेल W। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। इसी का जो थियोरेटिकल हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक नोट कर लिए होगे, चाहे नोट कर लोगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हम लिख देंगे। देखो हमने क्या प्रूव किया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंज होता है, ये चेंज रहा हमारा, इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये बन जाएगा डेल
डेल्टा ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर W हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है इसी फॉर्मेट में नॉर्मली लिखा जाता है। कहीं कहीं पे तुमको ये माइनस साइन लगा के भी लिखा हुआ रहेगा। माइनस साइन क्यों? क्योंकि हमारे काम का जो वर्क होता है वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा उसमें वर्क डन का साइन नेगेटिव होता है, तो अलग से एक माइनस लगा देगा। ये रिप्रेजेंट कराने के लिए कि अगर वर्क डन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये वाला जो एलएचएस का जो टर्म है ना, एलएचएस का जो टर्म है उसको पॉजिटिव अगर करोगे, जैसे मान लो लिख देते हैं हम इसको, सपोज करो हम इसको लिख दिए माइनस डेल ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर माइनस डेल डब्ल्यू। अब हमारे काम का वर्क डन कौन सा है? नेगेटिव वर्क डन। तो अगर डेल डब्ल्यू नेगेटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, तो एलएचएस भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगा है। तो अगर ये पूरा पॉजिटिव है और यहाँ माइनस साइन लगा है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इतना क्यों करना है, यहां से भी देख लेंगे। अगर वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। और डेले का नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का बढ़ना या घटना। तो अगर ये नेगेटिव है, फाइनल माइनस इनिशियल अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे फाइनल छोटा है, यानी कि घट रहा है। ठीक है, कहने का मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आता है, किस प्रोसेस में? तो तुम बोलोगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, और यहाँ हमने रिवर्सिबल एस्यूम किया है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आता है वो बराबर किसके होता है? तो वर्क डन बाय द गैस के बराबर होता है ना। नेगेटिव से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वर्क डन बाय द गैस के बराबर होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, decrease in Helmholtz free energy is the measurement of work done by the gas in reversible isothermal process। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एकदम लिख लोगे अच्छे से कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसके बावजूद तुम इस लाइन को याद रखोगे। आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद हो सकता है कि ट्रू फॉल्स में कभी आ जाए, कभी कभार सिलेबस के बाहर से भी कुछ आ जाता है, तो चांसेस है इसका आने का। अगर इससे पूछेगा तो ये चीज पूछेगा कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। वर्क डन बाय द गैस अगर कर दोगे तो हेल्महोल्ट्ज में डिक्रीमेंट आ जाएगा, वर्क डन ऑन द गैस अगर रहेगा तो इसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो पूरा। हेडिंग में बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी, क्या था इसका फॉर्मूला? G बराबर H माइनस TS। ठीक है, अब एक काम करो, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर लो, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करो कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफरेंशिएट करोगे तो dG बराबर आ जाएगा DS, टेम्परेचर कांस्टेंट बाहर आ गया और S का डिफरेंशिएशन DS हो गया, dG बराबर DH माइनस TDS। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो dG का इंटीग्रेशन डेल्टा G, dH का इंटीग्रेशन डेल्टा H, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन डेल्टा S हो जाएगा। ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये इक्वेशन जो होता है बहुत ही काम का होता है, लेकिन हमने क्या करना चाहा था, इसको हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया था? ताकि हम ये बता सके कि टोटल एंट्रोपी चेंज जो होता है वो रिलेटेड होता है गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम का जो चेंज होता है उससे। तभी तो हम स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट कर पाएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से रिलेटेड होता है। नाउ डेल्टा एस टोटल बराबर क्या होता है? डेल्टा एस टोटल बराबर था डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या बताए थे? माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। एंट्रोपी जो पढ़ा रहे थे सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालना, तो वहां बताए थे माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। और अगर सपोज करो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यू का वैल्यू डेल्टा एच के बराबर होगा, वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। ये फॉर्मूला है डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। और यहां से अगर माइनस वन बाई टी कॉमन ले लो, कॉमन कर लो, अगर यहां से कॉमन लेते हो माइनस वन बाई टी तो बचेगा क्या?
-1/T, तो यहाँ बच जाएगा डेल्टा एच सिस्टम, लिख दो डेल्टा एच सिस्टम। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस तो था नहीं तो एक माइनस लग जाएगा, और नीचे में टी नहीं था तो नीचे से अगर टी कॉमन लोगे तो उसको काटने के लिए ऊपर में एक टी देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -T डेल्टा एच सिस्टम। वेरीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -डेल्टा एच सिस्टम बाई टी, और ये माइनस माइनस प्लस, टी से टी कट जाएगा, डेल्टा एच सिस्टम बचेगा जो कि वहां पे है। अब देखो तो बच्चों, डेल्टा एच सिस्टम -T डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच -T डेल्टा एच, ये बराबर किसके होता है, तो डेल्टा जी के बराबर होता है। तो हम चाहें तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं -1/T इंटू डेल्टा जी सिस्टम का, और ये बराबर किसके आया, तो डेल्टा एच टोटल के। तो यहां से अगर आप डेल्टा जी सिस्टम लिखोगे तो ये हो जाएगा -T डेल्टा एच टोटल, ठीक है। लेकिन हमारा डेल्टा जी सिस्टम डेल्टा एच टोटल से रिलेट तो हो गया, लेकिन ये कब आया, तो एक तो तुमने प्रेशर को कांस्टेंट एज्यूम किया, और दूसरा जब तुमने डेल्टा एच सिस्टम -T डेल्टा एच सिस्टम को डेल्टा जी से रिप्लेस किया, इस टर्म को डेल्टा जी से रिप्लेस किया, तो ये कब आया था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तब आया था। कहने का मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, दो असम्पशन लेके आया है। कौन कौन सा आया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बता सकते हो किस कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है। केमिकल रिएक्शन के केस में नॉर्मली टेम्परेचर और प्रेशर हम कांस्टेंट लेते थे। फेज चेंज रिएक्शन, चाहे कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, तो उसमें टेम्परेचर भी फिक्स होता था, नॉर्मली प्रेशर भी फिक्स होता था। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो हम मेनली रिएक्शन पे ही लगाते हैं, तुम नोटिस करोगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, डेल्टा एच टोटल डेल्टा जी सिस्टम के साइन में इस नेगेटिव साइन का फर्क होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होता है केल्विन स्केल पे। तो अगर हम बोले कि डेल्टा एच टोटल का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो याद करो जब डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव होता था तो हमारा प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होता था, चाहे इरिवर्सिबल होता था। लेकिन डेल्टा एच टोटल जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा, डेल्टा जी सिस्टम हमारा नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से डेल्टा एच टोटल जब नेगेटिव होगा तो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे इम्पॉसिबल होगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डेल्टा एच टोटल जीरो होगा तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, चाहे इक्विलिब्रियम पे होगा, और ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है ये नया तुम्हारे लिए निकल के चला आया। अब से तुम क्या याद रखोगे, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी सिस्टम का तुम निकालोगे। अब सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, सिस्टम का डेल्टा जी निकाल लो। अगर वो नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर वो जीरो है तो रिवर्सिबल चाहे इक्विलिब्रियम पे होगा। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो तुम बोलोगे डेल्टा जी उसका जीरो होगा वहां पे, ठीक है बच्चों। तो अब हम सारी बातें डेल्टा जी के टर्म में करेंगे, और ध्यान रहे ये सारा का सारा बजट जो हो रहा है ये तब होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का दोनों कांस्टेंट है, अदरवाइज ये चीज लगने वाला नहीं है, ठीक है। नोट करो यहां तक। देखो बच्चों, तो क्या सीखे तुम लोग, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच -T डेल्टा एस, और प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसको पॉजिटिव, और रिवर्सिबल चाहे इक्विलिब्रियम के लिए जीरो होना होगा। तो ऐसे सोचो, कोई भी रिएक्शन कब होगा, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब उस रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी जितना घट सके जितना घट सके जितना घट सके। तो जब भी तुमसे पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है, चाहे किस रिएक्शन में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो रिएक्शन होगा आराम से, चाहे उस रिएक्शन को कराना आसान होगा जिसका डेल्टा जी कम से कम हो। अगर नेगेटिव में हो तब तो बहुत बढ़िया, अगर पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव में भी जो सबसे कम होगा उसको घटा के नेगेटिव करना तुम्हारे लिए आसान होगा। तो जब भी तुमसे पूछेगा कौन सा रिएक्शन आसानी से होगा चाहे पॉसिबल है, तो डेल्टा जी का सबसे छोटा वैल्यू देख लेना। जिस रिएक्शन में डेल्टा जी का सबसे छोटा वैल्यू होगा वही रिएक्शन हमारे लिए संभव होगा। कभी कभी चालाकी क्या करेगा, तुमको डेल्टा जी देगा तो जरूर, लेकिन जिस रिएक्शन का देगा उसका नहीं पूछ के उसका उल्टा रिएक्शन का पूछ देगा। तो वैसे केस में क्या करोगे, रिएक्शन को उल्टा कर दो, डेल्टा जी का साइन चेंज कर जाएगा, और साइन चेंज होने के बाद जो सबसे छोटा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बात, डेल्टा जी को नेगेटिव लाने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, या तो डेल्टा एच या तो डेल्टा एस। तो एक बात बताओ, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, चाहे नेगेटिव होने में सपोर्ट इसको कब मिलेगा, जब डेल्टा एच हमारा नेगेटिव हो जाए, और डेल्टा एस यहां पहले से माइनस साइन लगा है, तो अगर ये पॉजिटिव टर्म हो जाए तो ये पूरा टर्म नेगेटिव, यानी डेल्टा एस का पॉजिटिव होना, डेल्टा एस का पॉजिटिव होना यानी एंट्रोपी का बढ़ना,
और डेल्टा एच का नेगेटिव होना यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मतलब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रहा है तो ये दोनों का दोनों घटना डेल्टा जी है ना को नेगेटिव कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, कभी भी तुमसे पूछेगा कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, जो भी हम बता रहे थे, तो याद करो हम डेल्टा जी पे केवल कमेंट किए थे। अगर तुमको डेल्टा एच और डेल्टा एस देकर पूछता है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन सफिशियंट नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन का होना ना ही डेल्टा एच पे डिपेंड करता है ना ही केवल डेल्टा एस पे डिपेंड करता है, बल्कि इन दोनों पे डिपेंड करता है। चाहे यूं बोलो कि इन दोनों से मिलकर जो डेल्टा जी बनता है उस पर डिपेंड करता है। रिएक्शन का होना केवल डेल्टा एच के सहारे नहीं बता सकते, केवल डेल्टा एस के सहारे भी नहीं बता सकते। जब भी बताओगे डेल्टा जी के सहारे बताओगे। तो एक बात बताओ, सपोज करो डेल्टा एच और डेल्टा एस, किसी प्रोसेस में डेल्टा एच का साइन जो है वो नेगेटिव है और डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव है। तो देखो, तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये टर्म भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, दोनों अगर ओवरऑल नेगेटिव है तो हमारा डेल्टा जी भी क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी के नेगेटिव होने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर। चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इसी को बोलने का एक और तरीका होता है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, चाहे एक्सोथर्मिक है, चाहे रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है। रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो तो डेल्टा जी पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ सपोर्ट जरूर कर रहा है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये डेल्टा जी को नेगेटिव करने में सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, एंट्रोपी, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो तुम बोलोगे एंट्रोपी का बढ़ना रिएक्शन को सपोर्ट करता है, एंट्रोपी का घटना रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, हीट का रिलीज होना रिएक्शन को सपोर्ट करता है, हीट का एब्जॉर्ब होना रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। और रिएक्शन का ओवरऑल होना किस पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा जी पे डिपेंड करता है। तो दोनों का दोनों अगर सपोर्ट कर दिया, ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिएक्शन पक्के से होगा, डेफिनेटली होगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो रिएक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो नेगेटिव सपोर्ट कर रहा था, पॉजिटिव है यानी ये सपोर्ट नहीं कर रहा, और डेल्टा एच एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव है, एंट्रोपी घट गया है, तो ना ये सपोर्ट कर रहा, रिएक्शन में एंट्रोपी घट रहा, तो रिएक्शन ऐसी है ना चाहेगा कि हम नहीं हो उतने अच्छे से, तो तुम बोलोगे कि चलो डेल्टा एच के सहारे करा देते हैं, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर लिया, यानी दोनों में से कोई भी सपोर्टिव नहीं है, तो उस केस में रिएक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो भी ये पॉजिटिव। कहने का मतलब इस कंडीशन में डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा, और हम बोलेंगे कि ऐसा रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, किसी भी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। कोई भी कंडीशन लगा लो, अगर ये दोनों ऐसा आ रहा है तो वो रिएक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो सपोज करो बच्चों दोनों का दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तब एक बात बताओ, नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव तो ये तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, घट गया एंट्रोपी, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो रहा है, तो तुम ऐसे कंडीशन में रिएक्शन को कराने के लिए क्या करोगे, देखो ये है नेगेटिव और ये पूरा है पॉजिटिव, तो डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए तुम चाहोगे कि ये टर्म छोटा से छोटा हो जाए इसका मैग्नीट्यूड, और ये कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर लो हो जाए। फिर से बोल रहे हैं, डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव, हम चाहते हैं डेल्टा जी का भी साइन नेगेटिव हो, लेकिन डेल्टा एस के नेगेटिव होने से सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो गया, सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल ये नेगेटिव रहे, उसके लिए हम चाहेंगे कि पहला टर्म दूसरे पे डोमिनेट कर जाए। पहला टर्म दूसरे पे डोमिनेट तब करेगा जब दूसरे टर्म का मैग्नीट्यूड कम होगा, और दूसरे टर्म का मैग्नीट्यूड कम तब होगा जब टेम्परेचर हमारा कम से कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस तो होगा लेकिन ये लो टेम्परेचर पे होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो गया, बहुत हाई हो गया, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ और ये माइनस साइन के साथ है तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा हो जाएगा, और पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव, और डेल्टा जी का पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ऐसा रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव यानी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है यानी ये सपोर्ट कर रहा है, तो इस ऐसे रिएक्शन को कराने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव, यानी सेकंड टर्म हमारा नेगेटिव है, आगे माइनस साइन लगा है, ये पॉजिटिव है आगे माइनस साइन, तो सेकंड टर्म नेगेटिव लेकिन फर्स्ट टर्म पॉजिटिव। ओवरऑल नेगेटिव लाने के लिए तुम चाहोगे कि फर्स्ट टर्म सेकंड की तुलना में नेग्लिजिबल हो, चाहे सेकंड टर्म डोमिनेट कर जाए, तो ये डोमिनेट कब करेगा, जब टेम्परेचर हाई होगा। तो हम बोलेंगे
स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, और क्या लिखेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन देखकर भी आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन का डेल्टा एच हमें पता होता है। जैसे कंबसन का रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। वैसे थर्मोकेमिस्ट्री में तुमको सारे हीट का आइडिया हो जाएगा कि कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। अभी छोटा मोटा हीट जो हमको पता है उसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी उसमें लग जाएगा। और डेल्टा एच का तो पता ही है, ऑलरेडी तुम इसको अच्छे से पढ़ चुके हो। जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी बढ़ेगा, है ना, सॉरी डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा, चाहे गैसियस मोल बढ़ेगा, उसमें एंट्रोपी हमारा बढ़ता है। तो तुमको रिएक्शन को देख के कुछ सवाल में जिसमें थोड़ा बहुत तुमको जानकारी पहले से होगा, उसमें कमेंट करना होगा कि डेल्टा जी का साइन क्या होगा, डेल्टा एच का साइन क्या होगा, डेल्टा एस का साइन क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा नोट करो, इस पर कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, कुछ सवाल देखो। पहला में करा है इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुद ही बोल दिया स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी तो पहले हमारा नेगेटिव हो गया। रिएक्शन दिया है 3x2 से 2x3, ये रिएक्शन है। बोल रहा है कि साइन क्या होगा, डेल्टा एच का, डेल्टा एस का और डेल्टा जी का। तो डेल्टा जी का तो निकल गया। इंट्रोपी का तो देखो, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट में 3 गैसियस मोल था, प्रोडक्ट में 2 है, गैसियस मोल घट रहा है। तो गैसियस मोल जब घटता है तो इंट्रोपी भी घटता है, तो डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, इंट्रोपी घट रहा है यानी ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर भी डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब पक्के से इंथैल्पी सपोर्ट किया होगा। और इंथैल्पी सपोर्ट कब करता है, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो, एक्सोथर्मिक हो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कर दो, मैथमेटिकली निकालते हैं। ये क्या है, नेगेटिव है, और डेल्टा एस क्या है, ये भी नेगेटिव है। तो एक बात बताओ, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, सेकंड टर्म ये पूरा पॉजिटिव हो गया, और इस पॉजिटिव में एक नंबर को ऐड किए हो तो नेगेटिव आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी पॉजिटिव में पक्के से एक नेगेटिव टर्म जिसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा होगा ऐड किए होगे तभी नेगेटिव आया होगा, है ना। इससे भी हो गया, ऐसे भी नहीं करना तो ऐसे कर लो। यहां से डेल्टा एच बराबर आ जाएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एस क्या है, ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव और आगे प्लस, तो ये पूरा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैसे हम लोग इसको प्रीफर ज्यादा करते हैं कि एंट्रोपी सपोर्ट नहीं कर रहा तो इंथैल्पी पक्के से सपोर्ट करेगा। और इंथैल्पी सपोर्ट कब करता है, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, भाई बताए थे। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, अगला देखो, सेकंड में कर रहा है कि 2H, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके H2 गैस बनाया, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। H और H अलग अलग था, बॉन्ड बना के H2 कर दिया। तो जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों का साइन पूछ रहा है, तो डेल्टा एस क्या होगा, तो देखो तो दो गैसियस एटम से एक गैसियस एटम बना, तो गैसियस मोल घट रहा है, डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी घटेगा। हो गया। तीसरा में कह रहा है कि ये सभी रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। तो कह रहा है कि रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय, कौन रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो एंट्रोपी का बढ़ना सपोर्ट करता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये तो सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो कौन सपोर्ट किया, डेल्टा एच कर देगा, एक्सोथर्मिक है। तो हमारा आंसर होगा डेल्टा एच, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो नंबर 4 में बोल रहा है कि डेल्टा एच हमारा -40 है, डेल्टा एस -50 है। तो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर रेंज विल इट चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू। तो नेगेटिव से पॉजिटिव होने के क्रम में बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। तो पहले ये पता करते हैं कि किस टेम्परेचर पे डेल्टा जी जीरो है। तो डेल्टा जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, और डेल्टा जी का वैल्यू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहां से अगर टेम्परेचर निकालोगे तो आ जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है, -40 किलो जूल, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जूल में आ गया, डिवाइडेड बाई -50, तो देखो आ गया 800 केल्विन। कहने का मतलब 800 केल्विन पे डेल्टा जी जीरो है। तो 800 के पहले और बाद में साइन अपोजिट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन ऑप्शन में दिक्कत क्या है, एक में बोला है 799 से 801 और एक में बोला है 801 से 799। सेम टेम्परेचर रेंज है, बस ऑर्डर उल्टा है। और हमें बोल रहा है स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस। एक बात बताओ, हमारा डेल्टा एच जो था
हमारा डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। तो अभी हमने बताया था डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस नेगेटिव यानी ये सपोर्ट कर रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव है यानी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसको अगर हमें छोटा करना होगा, हम चाहेंगे डेल्टा एस डोमिनेट कर जाए, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एस सपोर्ट करेगा, तो डेल्टा एस सपोर्ट करेगा तो टेम्परेचर लो होगा, तो हम लिखेंगे लो टेम्परेचर। कहने का मतलब 800 से लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस और 800 से हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। और आपको बोल रहा है क्या, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी 800 से लो से हम जाएंगे 800 से हाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 799 केल्विन से 801 केल्विन। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाता, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाता तो ये उल्टा हो जाता, 801 से 799 हो जाता, क्योंकि उस केस में हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस आता है। ठीक है बच्चों, समझना इसको, खुद से भी लिख के करने का प्रयास करना, नोट कर लो। देखो बच्चों नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में कह रहा है रिएक्शन दिया हुआ है Br2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2BrCl, और बोल रहा है कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट क्या होगा, और इसका डेल्टा एच नॉट दे दिया है, डेल्टा एच नॉट है -29.3 किलो जूल, लेकिन इसका डेल्टा एस नहीं पता। तो एक काम करो, डेल्टा एच नॉट निकाल लो। तो डेल्टा एच नॉट कैसे निकलता है, तुमको तीनों का इंट्रॉपी दे दिया है पर मोल में, यानी प्रोडक्ट का इंट्रॉपी माइनस रिएक्टेंट का इंट्रॉपी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 2 इंटू BrCl का इंट्रॉपी दिया हुआ है 239.7 माइनस 1 इंटू ब्रोमीन का 152.3 प्लस 1 इंटू 223। यहां से सॉल्व करके डेल्टा एस निकाल लो, और एक बार डेल्टा एस आ गया तो डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट कितना है -29.3, लेकिन ये किलो जूल में है, हमेशा ध्यान देना, नॉर्मली इसको जूल में देगा, ये किलो जूल में है। टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए डेल्टा एस नॉट से, जो कि यहां से निकल के आ जाएगा, और ये जूल में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो भी है जूल में, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ से, ताकि ये भी किलो जूल में आ जाए। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल देना। आंसर नहीं दिया है तुम्हारे शीट में सवाल होगा, ठीक है, नोट कर लो, चाहे आंसर लिख ही देते हैं। आंसर हो जाएगा इसका कितना जूल, ठीक है, -1721.8 जूल, ये जूल है। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही है ना, गिब्स फ्री एनर्जी में ही आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।